लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटलर्जी ऑफ टिन तक पढ़ा था। अभी नेक्स्ट केस लिखेंगे मेटलर्जी ऑफ टिन। राइट ऑफ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेटलर्जी ऑफ लेड। तो लेड का जो प्रिंसिपल और होता है दैट इज गैलेना पीबीएस, एंड एज इट इज अ सल्फाइड और तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग क्रॉस फ्लोटेशन टेक्निक फॉलो करेंगे फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो वन बाय वन लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले प्रिंसिपल और, प्रिंसिपल और हुआ गैलेना विच इज पीबीएस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए प्रोसेस फॉलो करेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन। और आपको याद होगा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस मैंने स्पेसिफाई किया था, अगर लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड का मिक्सचर होता है तो भी फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक से सिलेक्टिवली लेड सल्फाइड को अलग कर लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फाइड हो रहा है तो यहाँ पे रोस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो रोस्टिंग प्रोसेस में लेड सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से होके लेड ऑक्साइड बनता है और SO2 रिमूव होती है। या कभी कभी इसी में लेड सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लेड सल्फेट भी बना देता है। तो बोथ द सब्सटेंसेज आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओके। अब क्या होता है कि रिडक्शन टेक्निक में लेड में दो प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। कभी कभी यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन काम करता है एंड समटाइम्स यूज कार्बन रिडक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे दोनों रिडक्शन टेक्निक फॉलो होते हैं, तो मैं दोनों अलग अलग बता दे रहा हूँ। तो रिडक्शन में यहाँ दोनों प्रोसेस फॉलो करते हैं, आइदर सेल्फ रिडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ ओर और कार्बन रिडक्शन। अगर हमारे ओर में सिलिका इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है तो फिर कार्बन रिडक्शन प्रेफर करना पड़ता है। तो इन केस ऑफ मोर सिलिका इम्प्योरिटी, in case of more silica impurity, in case of more silica impurity, carbon reduction is preferred. Carbon reduction preferred. ओके, ठीक है। तो अब देखो सेल्फ रिडक्शन के केस में क्या होगा, पार्शियल रोस्टिंग कराएंगे। तो पार्शियल रोस्टिंग में जो आपका लेड सल्फाइड फॉर्म हुआ वो लेड ऑक्साइड से रिएक्ट करके फाइनली लेड प्रोड्यूस कर देगा। या फिर अगर लेड सल्फेट फॉर्म हुआ होता है तो वो भी लेड ऑक्साइड से रिएक्ट करके फाइनली लेड प्रोड्यूस कर देता है। So this is the technique of self reduction. Partial roasting followed by reduction by its own oxide. अगर यहीं पे कार्बन रिडक्शन टेक्निक फॉलो करते हैं तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे कार्बन यूज करेंगे। तो यहाँ पे रोस्टिंग कराने के बाद जो लेड ऑक्साइड बना उसको कार्बन से रिड्यूस कराएंगे, लेड एंड CO। ठीक है। अब यहाँ चूंकि सिलिका इम्प्योरिटी होती है इसलिए CO यहाँ पे फ्लक्स की तरह ऐड करते हैं। सिलिका इम्प्योरिटी होती है तो कैल्शियम सिलिकेट यहाँ स्लैग बनेगा। ओके, so calcium silicate is slag at this place, प्राइमरली सिलिका इम्प्योरिटी होती है यहाँ पे। ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक। बाकी रिफाइनिंग के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग फॉलो कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस अगर कभी करना पड़ेगा तो उसको पार्क्स मेथड में यूज करते हैं। तो वो भी बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल पे। सिल्वर में ये चीज़ यूज करी जाती है। तो अगर इस प्रोसेस में लेड के अंदर अगर सिल्वर इम्प्योरिटी होती है तो बेसिकली हम उसमें से सिल्वर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको पार्क्स प्रोसेस बोलते हैं। तो रिफाइनिंग में कॉमनली तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज होगी, बट इसके अलावा एक टिपिकल केस लिख लो ब्रैकेट में, फॉर डीसिल्वराइजेशन
यानी कि अगर लेड के अंदर सिल्वर इम्प्योरिटी होगी तो अभी इसका कॉन्सेप्ट सिल्वर में बता रहा हूँ चल के आपको. सो फॉर डीसल्वराइजेशन by Parkes method, for degeneration by Parkes method to remove silver. तो अगर कॉमन लेड है फॉर्म हुआ है तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे. बट अगर आपको उसमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें सिल्वर की इम्प्योरिटी मेजर स्टेट में है तो डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस फॉलो करा जाता है पार्क्स मेथड से. वो भी सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में आपको बता रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट केस लिखेंगे मेटलर्जी ऑफ लेड, मेटलर्जी ऑफ जिंक. मेटलर्जी ऑफ जिंक. जिंक का जो प्रिंसिपल ओर होता है दैट इज योर जिंक ब्लेंड. इस केस में भी लिखिए सबसे पहले प्रिंसिपल ओर. तो प्रिंसिपल ओर फॉर जिंक इज जिंक ब्लेंड ZnS यानी सल्फाइड ओर. ठीक है. सल्फाइड ओर है तो ऑब्वियसली concentration of ore or purification of ore will be by froth flotation process. Concentration of ore by froth flotation process. सल्फाइड ओर है इसलिए रोस्टिंग भी परफॉर्म करेंगे. रोस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो जिंक सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा. या फिर अगर एक्सेस एयर सप्लाई कर रखी है तो ये जिंक सल्फेट भी बन सकता है. These are the possible reactions during roasting. ठीक है. लेकिन अगर यहीं पे आपने प्रिंसिपल और कैलेमाइन ले रखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट केस, तो उसको अलग से लिख लो. इन केस ऑफ कैलेमाइन प्रिंसिपल और कैलेमाइन याद है ना, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट और होता है. कैल्शिनेशन इज नीडेड. तो यहाँ पे रोस्टिंग की जगह कैल्शिनेशन परफॉर्म करेंगे. लेकिन अगर सल्फाइड हो रहा है तो फिर रोस्टिंग कंपलसरी है, वो तो रोक ही नहीं सकते आप. सो ध्यान रखना है कि सल्फाइड ओर में से रोस्टिंग जरूर होगी. कुछ कुछ केस ऐसे होंगे जहाँ पे इम्प्योरिटीज को ऑक्साइड्स के फॉर्म में रिमूव करना होता है तो वहाँ पे अलग से आपको रोस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है. स्पेशली टिन का एग्जांपल याद रखना है. तो टिन का ऑक्साइड ओर होता है फिर भी रोस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है क्योंकि उसकी जो इम्प्योरिटीज है वो ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव होती है. तो सल्फाइड ओर में तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं आना है. सल्फाइड ओर है मतलब आपको रोस्टिंग करानी ही करानी है, क्रॉस रोटेशन कराना ही कराना है. तो ये दो तीन प्रोसेस एकदम मैंडेटरी है. सो इन केस ऑफ कैलेमाइन तो ये कार्बोनेट हो रहा है तो यहाँ से CO2 रिमूव करानी पड़ेगी. सो इन केस ऑफ कैलेमाइन प्रिंसिपल हो कैल्शिनेशन इज परफॉर्म इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग. ठीक है. रिएक्शन के टर्म में लिखेंगे तो जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे आप, उससे जिंक ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस एस्केप कर जाएगी. ठीक है. इसके बाद यहाँ रिडक्शन के लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन फॉलो करते हैं. ध्यान रखना है यहाँ सेल्फ रिडक्शन काम नहीं करता है. सो मेक इट वेरी क्लियर. फॉर जिंक रिडक्शन बाय रिडक्शन टेक्निक फॉलो करते हैं स्मेल्टिंग, या इसी को कार्बन रिडक्शन भी बोल सकते हैं. तो जब रोस्टिंग के बाद जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसको कार्बन से रिडक्शन करा के जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. और फिर अगर प्योर जिंक फॉर्म क्रिएट करना होता है तो उसके लिए रिफाइनिंग टेक्निक जो है वो या तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फॉलो करते हैं या फिर डिस्टिलेशन टेक्निक भी काम करती है. तो मेक इट क्लियर. फॉर रिफाइनिंग either we follow distillation क्योंकि बताया था जिंक कैडमियम मर्करी के लिए डिस्टिलेशन काम करता है. तो डिस्टिलेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक एज पर द नीड, जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से रिडक्शन कराएंगे. सो डिस्टिलेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो किया जा सकता है.
राइट। उसके बाद नेक्स्ट केस लिखेंगे मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, सिल्वर का जो प्रिंसिपल ओर होता है दैट इज सिल्वर सल्फाइड फॉर्म, या उसी को आप ऑन सिल्वर या अर्जेंटाइट बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल ओर इज अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, या इसी को हॉल सिल्वर भी बोला जाता है। फॉर्मूला विल बी Ag2S। उसको सिल्वर ग्लांस भी बोलते हैं, मतलब बहुत सारे नाम है, कुछ भी अलग अलग टर्म यूज किया जा सकता है। हॉल सिल्वर, सिल्वर ग्लांस, ठीक है, इसी को आप सिल्वर ग्लास भी बोल सकते हैं। सब फॉर्म ऑफ Ag2S है। प्रिंसिपल ओर इज बेसिकली अर्जेंटाइट और हॉल सिल्वर बोलते हैं। अब क्योंकि सल्फाइड ओर है तो ऑल्दो यहाँ पे मैं रोस्टिंग करनी चाहिए थी, बट आपको मैंने बताया था कि सिल्वर और गोल्ड के केस में लीचिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इसको साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं, शॉर्ट में अगर लिखना है तो साइनाइड प्रोसेस, या फिर इसी के लिए अगर कंप्लीट नेम लिखना है तो दिस इज कॉल्ड मैकआर्थर्स फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो सिल्वर और गोल्ड मेटलर्जी में फॉलो करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मैकआर्थर्स फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसका कंप्लीट नेम है, अदरवाइज शॉर्ट में केवल साइनाइड प्रोसेस से भी काम चलता है। दिस इज मैकआर्थर्स फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। आपको लीचिंग के टाइम पे बताया था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो है वो लीचिंग प्रोसेस से करते हैं पहले और फिर जिंक से रिड्यूस करा देते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोमेटलर्जी बोला जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय लीचिंग, और यहाँ हाइड्रोमेटलर्जी फॉलो करेंगे। देखो सब की वर्ड्स याद रखें आपको, क्योंकि मेजोरिटी केस में टेक्निकल सवाल आता है। तो लीचिंग से परफॉर्म करेंगे, और इसकी मेटलर्जी जो होगी वो हाइड्रोमेटलर्जी होगी, क्योंकि रिडक्शन बाई जिंक होता है यहाँ पे, वो भी सोल्यूशन फॉर्म में। कंप्लीट प्रोसीजर लिखना है तो देखो Ag2S की रिएक्शन सोडियम साइनाइड से कराएंगे, तो विल फॉर्म Na2S प्लस AgCl। फिर जो AgCl फॉर्म हुआ उसकी एक्सेस ऑफ उसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaCl से कराएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NaAgCl होल ट्वाइस। और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग फर्दर जिंक से अगर रिड्यूस करा देंगे तो आपको प्योर फॉर्म ऑफ सिल्वर मिल जानी है। तो यहाँ पे जो NaAgCl होल ट्वाइस फॉर्म हुआ है, उसके 2 मोल को जिंक से रिड्यूस करा दो, तो इस प्रोसेस में आपके पास Na2ZnCl4 ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सिल्वर की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है, इसलिए सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा एंड विल गेट प्योर सिल्वर। और रिफाइनिंग के लिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फॉलो करेंगे। रिफाइनिंग के केस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यहाँ पर रूटीन प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लेड। इसको हम लोग बोलते हैं पार्क्स प्रोसेस। ये एक इम्पॉर्टेंट केस होता है, अलग से लिख लो। अभी थोड़ी देर पहले आपको लेड के केस में बताया था। सो extraction of silver from argentiferous lead। argentiferous lead, और इस प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं पार्क्स प्रोसेस। तो argentiferous lead जो मेथड फॉलो करेंगे इसके लिए दैट इज पार्क्स प्रोसेस, ठीक है। अब देखो इसमें 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेसिस पे ये प्रिंसिपल काम करता है। तो आपको सबसे पहले वो सारे पॉइंट लिख डालने फटाफट। तो पहले पॉइंट में लिखे molten zinc and lead are immiscible, zinc being lighter forms upper layer।
तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लाइट अगर करना होता है तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तीन चार इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जिनके बेसिस पे हम ऐसा कर पाते हैं। तो नोट डाउन वन बाय वन। सबसे पहले बताया मोल्टेन जिंक एंड लेड आर इमिसिबल एंड जिंक बीइंग लाइटर फॉर्म्स अपर लेयर। अगर आपका जिंक और लेड दोनों है तो आप अगर उसको मोल्टेन फॉर्म में ले जाएंगे तो जिंक और लेड दोनों इमिसिबल लिक्विड की तरह काम करते हैं और उसमें जिंक की अपर लेयर होती है। उसके बाद सिल्वर इज मोर सॉल्युबल इन मोल्टेन जिंक देन मोल्टेन लेड। तो सिल्वर की सॉल्युबिलिटी जिंक में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो जिंक सिल्वर अलॉय है वो जल्दी सॉलिडिफाई करता है मोल्टेन लेड के रिस्पेक्ट में। सो जिंक सिल्वर अलॉय सॉलिडिफाइज मोर अर्लियर देन मोल्टेन लेड, तो ऊपर वाली लेयर आसानी से हट जाती है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिंक बीइंग वोलेटाइल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सिल्वर बाय डिस्टिलेशन। जिंक बीइंग वोलेटाइल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सिल्वर बाय डिस्टिलेशन। तो उससे हमारा लेड और सिल्वर का जो मिक्सचर था वो आसानी से सेपरेट हो जा रहा है। मतलब पहले हमने उसको मोल्टन फॉर्म में ले गया, उसमें जिंक ऐड करा, जिंक में सिल्वर डिजोल्व हो गया, सिल्वर को अलग कर लिया, फिर डिस्टिलेशन किया और प्योर सिल्वर अलग कर लिया, प्योर लेड अलग कर दिया। तो ये टेक्निक दोनों जगह काम करेगी। लेड के रिफाइनिंग में भी काम आएगी अगर उसमें सिल्वर इम्प्योरिटी है, और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने में भी काम आएगा अगर वो लेड वाला ओर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट केस लिखेंगे मेटलर्जी ऑफ गोल्ड। मेटलर्जी ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के केस में वही मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस ही काम करता है। उसके लिए भी हम लोग साइनाइड प्रोसेस ही फॉलो करेंगे, या इसी को मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस भी बोल सकते हो। सिल्वर नॉर्मली जो होता है वो हमारे पास मिलता है, सिल्वर इज नॉर्मली फॉर्म्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ नेटिव ओर्स। साइनाइड प्रोसेस फ्रॉम नेटिव ओर्स। नेटिव ओर्स का मतलब होता है गोल्ड पहले ही प्योर फॉर्म में था बट उसका थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी देखो सेम, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन में तो आपको लीचिंग प्रोसेस फॉलो करना है और बाद में जिंक से रिड्यूस करा लेना है। तो अगर इसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो पहले लीचिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक, ये टेक्निक यहाँ पे काम करेगी। सो लीचिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक विल बी द टेक्निक टू गेट द प्योर गोल्ड। स्टेप्स लिखते हैं तो इसको मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस ही बोलेंगे। रिएक्शन के टर्म में देखो गोल्ड है, रिएक्शन ऑल तो पहले भी बता चुका आपको। गोल्ड की रिएक्शन पहले KCl से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना होता है यहाँ पे ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है क्योंकि आपको गोल्ड को ऑक्सीडाइज करा के उसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो सबसे पहले देखो ये गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर इस गोल्ड कॉम्प्लेक्स को जिंक से रिड्यूस करा के, हाइड्रोमेटलर्जी यहाँ पे भी फॉलो होगी अगर टेक्निकल टर्म में लिखना है तो। दिस मेटलर्जी इज ऑल्सो हाइड्रोमेटलर्जी। इसको जिंक से रिड्यूस कराएंगे, ये कॉम्प्लेक्स बना और साथ में प्योर गोल्ड आपको मिल जाएगा। दिस द प्रोसेस जिससे गोल्ड एक्सट्रैक्ट होगा। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में हाइड्रोमेटलर्जी बोलेंगे अगर मेटलर्जी के टर्म में लिखना है। दिस इज हाइड्रोमेटलर्जी। और फिर अगर रिफाइनिंग करनी होती है तो, क्योंकि आप जानते हो कि गोल्ड तो हमें बहुत हाई प्योरिटी में चाहिए होता है, तो रिफाइनिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होगी। ठीक है, साइनाइड प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस फॉलो करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, दिस इज कॉल्ड अमलगमेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड बाय अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, मरकरी में डिजोल्व करके अलग करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड बाय अमलगमेशन। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म ऑफ ओर जो होता है उसको अमलगमेटेड कॉपर प्लेट्स के ऊपर डालते हैं, तो उससे गोल्ड अमलगम फॉर्म होता है और बाद में गोल्ड अमलगम को हम लोग हीट करके मरकरी अलग और गोल्ड अलग कर लेते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू।
तो लिखना है तो प्रोसेस लिख लीजिए इसमें। सबसे पहले लिखेंगे, अगर इसकी प्रोसेस लिखनी है लिख लीजिए, दिस इज ओर प्लस अमलगमेटेड कॉपर प्लेट्स। नॉर्मली जो ओर होते हैं वो नेटिव फॉर्म ही होते हैं गोल्ड के लिए। तो अमलगमेटेड कॉपर प्लेट्स, उसके ऊपर इसको पास करेंगे तो ये गोल्ड अमलगम फॉर्म होगा। विल फॉर्म गोल्ड अमलगम। और फिर इस गोल्ड अमलगम से डिस्टिलेशन के थ्रू मरकरी अलग कर देते हैं और प्योर गोल्ड अलग कर देते हैं। गोल्ड अमलगम पे हम लोग पर अप्लाई करेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा वो प्योर गोल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमलगमेशन। ठीक, ये दो टेक्निक गोल्ड के केस में फॉलो करते हैं। कॉमन टेक्निक साइनाइड प्रोसेस ही है, बट अगर साइनाइड प्रोसेस नहीं काम कर रहा होता है तो वी कैन फॉलो दिस प्यूरिफिकेशन बाय गोल्ड अमलगमेशन। एक चीज़ और याद रखनी है, नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड गेन करते हैं, बट यहाँ कभी कभी हम लोग क्यूबलेशन टेक्निक भी फॉलो करेंगे। मैंने आपको बताया था सबसे ओल्ड टेक्निक है ये गोल्ड की प्योरिफिकेशन की। ऑल्दो करंट टाइम में आउटडेटेड है, बट फिर भी अगर क्वेश्चन के एस्पेक्ट से याद रखना है, यहाँ पे क्यूबलेशन प्रोसेस भी फॉलो करते हैं। आपको रिफाइनिंग के टाइम पे बताया था ये प्रोसेस, दिस इज क्यूबलेशन। ब्लास्ट ऑफ एयर पे वोल्टेज पे या क्रूसिबल में हीट करते हैं तो इम्प्योरिटीज ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाती है और प्योर गोल्ड आपके क्यूबिल में सेफ हो जाएगा। सो आइदर क्यूबलेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज टेक्निक फॉर रिफाइनिंग। ओके, जो सिल्वर के प्रिंसिपल और बताए थे दैट इज अर्जेंटाइट एंड सिल्वर ग्लास, उनका फॉर्मूला Ag2S है। और दूसरा प्रिंसिपल और हॉर्न सिल्वर होता है उसको AgCl बोलते हैं, उसको सही कर लीजिए जरा। सो दिस इज अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लास, दिस इज Ag2S। और दूसरा प्रिंसिपल और होता है हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर इज AgCl। फॉर्मूले सब पहले ही बता रखे हैं, उनको डायरेक्टली वहीं से फॉलो करना है। प्रिंसिपल और इज अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लास, उसको बोलते हैं Ag2S। और दूसरा प्रिंसिपल और होता है दैट इज हॉर्न सिल्वर, उसको बोलते हैं AgCl। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग मेटलर्जी ऑफ मर्करी। मर्करी का प्रिंसिपल और होता है चिनाबार, विच इज सल्फाइड और, इसको केस में लिखिए प्रिंसिपल और इज चिनाबार। स्पेन में फाइंड आउट होता है ये, HgS बोलते हैं इसको। उसके बाद इसका जो प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन है उसमें सीधे रोस्टिंग कराई जाती है और ये रोस्टिंग से ही प्योरीफाई हो जाता है, इसलिए इसकी जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है उसको पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। पहले इसकी रोस्टिंग देखेंगे तो इसका रोस्टिंग ही कंप्लीट प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। जब आप रोस्टिंग कराएंगे तो इसमें क्या होगा, HgS की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो ये सीधे ही मरकरी फॉर्म कर लेता है। मतलब HgO जो है वो थर्मली बहुत स्टेबल नहीं होता, ये डायरेक्टली फर्स्ट गो में प्योर मरकरी फॉर्म करता है। आप चाहो तो दो स्टेप में भी लिख सकते हो, HgO लिख सकते हो पहले, और HgO को हीट करेंगे तो वो अपने आप मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। बट क्योंकि रोस्टिंग ही हाई टेम्परेचर पर होती है तो मरकरी ऑक्साइड जो थर्मली स्टेबल नहीं होता, तो अपने आप ब्रेक होके मरकरी में फॉर्म हो जाएगा। और इस मेटलर्जी को हम लोग पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो मेटलर्जी केवल हीटिंग से ही काम कर जा रही है, तो मरकरी की एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने से प्योर मरकरी डायरेक्ट गेन होती है। और इसकी जो रिफाइनिंग टेक्निक होती है दैट इज डिस्टिलेशन। सो रिफाइनिंग बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, दिस इज मर्करी ऑफ दिस इज मेटलर्जी ऑफ मर्करी। नेक्स्ट है देखेंगे मेटलर्जी ऑफ क्रोमियम। दिस इज एक्चुअली एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। इसका अगर प्रिंसिपल और लिखेंगे तो दिस इज क्रोमाइट। इसका प्रिंसिपल और लिखोगे तो दिस इज क्रोमाइट, प्रिंसिपल और इज क्रोमाइट which is FeO.Cr2O3। ठीक है, नॉर्मली यहाँ कैल्सिनेशन फॉलो कर लेते हैं क्योंकि वाटर क्रिस्टलाइजेशन या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी साथ में रहती हैं, तो कैल्सिनेशन में भी परफॉर्म, बट यहाँ पे जो मेनली रिडक्शन टेक्निक है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ रिडक्शन परफॉर्म करते हैं बाय एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। तो रिडक्शन बाय एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस।
तो उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो Cr2O3 फॉर्म हुआ उसको एल्यूमिनियम से रिड्यूस कराते हैं। Cr2O3 is reduced by aluminum generally at high temperature। हाई टेम्परेचर लिख लो, तो उससे क्रोमियम फ्री हो जाएगा और Al2O3 फॉर्म हो जाएगा। दिस इज क्रोमियम मेटलर्जी। सिमिलर केस मैग्नीज के केस में फॉलो करते हैं, वहाँ पे भी एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस ही फॉलो होता है। ओके, नेक्स्ट केस देखिए, मेटलर्जी ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का प्रिंसिपल और हम लोग लेते हैं पायरोलिसाइट। दिस इज ऑल्सो एन ऑक्साइड और। प्रिंसिपल और इज पायरोलिसाइट। दिस इज एन ऑक्साइड और MnO2, और इसका रिडक्शन भी एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस से ही होगा, या फिर कार्बन रिडक्शन अप्लाई करते हैं। दोनों टेक्निक होती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ ओर। या तो यहाँ पे रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस फॉलो करेंगे, so MnO2 is reduced by aluminum will form manganese and Al2O3, या फिर रिडक्शन बाय कार्बन भी करते हैं। तो रिडक्शन बाय स्मेल्टिंग बोल सकते हैं उसी को, या स्मेल्टिंग को ही कार्बन रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो MnO2 है दैट इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन will form manganese and CO। ठीक है, तो इससे आपको प्योर मैग्नीज गेन हो जाएगा। क्लियर? सो दीज आर सम कॉमन मेटलर्जीज जो हमारे कोर्स में है, जो मैंने आपको सब वन बाय वन बता दिए। नेक्स्ट केस अगर लिखना है तो मेटलर्जी ऑफ निकेल लिख लीजिए। दिस इज प्रिंसिपल और लिखेंगे तो दिस इज मिलेराइट, विच इज निकल सल्फाइड, या फिर कूफर निकल भी बोलते हैं, और कूफर निकल। दिस इज निकल आर्सेनाइड। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्सेनाइड और बहुत रेयर होता है, ये उनमें से एक है। नॉर्मली सल्फाइड ओर्स पढ़ते हैं, आर्सेनाइड ओर का अगर एग्जाम्पल कभी पूछा जाएगा तो निकल का एग्जाम्पल याद रखना है, कूफर निकल इज निकल आर्सेनाइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी पहले तो रोस्टिंग फॉलो करेंगे। रोस्टिंग प्रोसेस में निकल सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके निकल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पे रिडक्शन बाई कार्बन मोनोऑक्साइड फॉलो करते हैं। जो निकल ऑक्साइड है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो निकल प्लस CO2 फॉर्म होता है, और फिर इसकी रिफाइनिंग जो है वो मॉन्स प्रोसेस से करा देते हैं। वो आपको याद है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड से ही होती है, मॉन्स प्रोसेस। रिफाइनिंग बाय मॉन्स प्रोसेस। आर्सेनाइड होगा तो उसमें भी सेम चीज़ है, आर्सेनाइड के पहले रोस्टिंग करेंगे तो निकल ऑक्साइड फॉर्म बनेगा, बाद में रिडक्शन करा के मॉन्स प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखो यूजेस से बेसिस पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अलॉयज ऑफ कॉपर देख लीजिए इसमें। ऑल्दो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो, बट इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले के इसमें ब्रास देख लेना है जो कॉपर और जिंक अलॉय है। सेकेंड वन इज ब्रॉन्ज विच इज कॉपर जिंक एंड टिन अलॉय, स्पेशली टिन याद रखना है। इसके बाद देखो गन मेटल याद रखा जाता है, कॉपर एंड टिन अलॉय। उसके बाद नेक्स्ट केस जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादातर केस में क्वेश्चन आता है, दैट इज जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इसलिए याद रखा जाता है कि इसमें सिल्वर नहीं होता, तो ठीक से याद करके नहीं जाते। वो गैस वर्क में जर्मन सिल्वर में सिल्वर वाला तुक्का मारते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन सिल्वर, इट इज कॉपर जिंक एंड निकल अलॉय। ऑल्दो हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब फिर से आपको अलॉय दोबारा याद दिलाऊंगा, बट अभी कम से कम जो कॉमन वाले 3-4 केस हैं वो ठीक से लर्न कर लेंगे। ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल एंड जर्मन सिल्वर। ऑल्दो सब लर्न कर सकते हो तो अच्छा है, बट ये 4 सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पे आता है, इसलिए 4 तो कम से कम लर्न कर ही लेना है। या इवन बेल मेटल भी इंपॉर्टेंट है, बट गन मेटल और बेल मेटल एक ही जैसा होता है, सिर्फ परसेंटेज ऑफ टिन का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद देखो आयरन की डिफरेंट वेराइटी सीखनी है, तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था। सबसे पहले पिग आयरन विच कंटेन्स अराउंड 4% ऑफ कार्बन, कास्ट आयरन कंटेन्स अराउंड 3% ऑफ कार्बन,
जो मैलिएबल आयरन होता है दैट इज रॉट आयरन, सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन यही होती है, विच हैज कंटेन्स अराउंड 0.5% ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि आयरन को 100% प्योरिटी तक नहीं ले जाते क्योंकि इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, तो अगर हमें और गुड क्वालिटी ऑफ आयरन चाहिए होता है तो हम उसे स्टील में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इज स्टील। ठीक है। तो स्टील के अंदर जो माइल्ड स्टील है उसमें 0.1 से 0.05% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, और जो हार्ड स्टील होता है उसके अंदर कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, 0.6 से 1.5%। कॉमन स्टील फॉर्म है, सब नहीं याद रख सकते तो कम से कम स्टेनलेस स्टील याद रखना है, इसमें क्रोमियम प्रेजेंट होता है। बाकी नाम से क्लियर है, टंगस्टन स्टील में टंगस्टन होगा जो बहुत हार्ड होती है। मैग्नीज स्टील जो होता है वो बहुत टफ होती है, दैट कंटेन्स अराउंड 13% ऑफ मैग्नीज। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो स्टील के केस में एक दो टेक्निकल टर्म फॉलो होते हैं, वो आपको जरा एक एक करके लिख लेना है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग एनिलिंग, या और बेटर टू से एनिलिंग एंड टेम्परिंग, दो टर्म है। तो आप एक एक करके दोनों टर्म लिखेंगे। सबसे पहले पहला टर्म लिख लीजिए एनिलिंग। एनीलिंग आपको ऑल दो ग्लास के टाइम पे भी बताया था, स्टील के केस में भी एनीलिंग फॉलो करते हैं। एनीलिंग का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर तक हीट करके फिर बहुत स्लोली कूल डाउन कराना। सबसे पहला प्रोसेस बताया मैंने आपको एनीलिंग। व्हेन हार्ड स्टील इज हीटेड इन एट अ सर्टेन टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड अलाउड टू कूल वेरी स्लोली, देन हार्ड स्टील चेंजेस टू सॉफ्ट स्टील नोन एज एनीलिंग। मतलब हार्ड स्टील को सॉफ्ट स्टील में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे एनीलिंग। और एनीलिंग का मैंने आपको कॉमन मतलब पहले ही बता रखा है, हाई टेम्परेचर तक हीट करके फिर बहुत स्लोली कूल करना होता है, जिससे स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं अंदर के अरेंजमेंट के, तो बहुत हाई स्टेबिलिटी आती है, तो दिस इज एनीलिंग। दूसरा प्रोसेस बताया टेम्परिंग। टेम्परिंग भी एनीलिंग जैसा ही प्रोसेस है, बस फिर टेम्परेचर रेंज डिफाइंड होती है। सो व्हेन हार्ड एंड ब्रिटल स्टील इज हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज विच इज 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस। एनीलिंग की टेम्परेचर रेंज अलग होगी। टेम्परिंग के लिए रेंज 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होती है, नॉर्मली क्रिटिकल पॉइंट के नीचे हीट करते हैं। सो व्हेन अ हार्ड एंड ब्रिटल स्टील इज हीटेड टू अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर व्हिच इज 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस एंड अलाउड टू कूल स्लोली, इट्स ब्रिटलनेस डिसअपीयर्स। तो ये प्रोसेस बेसिकली ब्रिटलनेस हटाने के लिए। और तीसरा प्रोसेस आपको बताया नाइट्राइटिंग। नाइट्राइटिंग का बेसिकली काम होता है सरफेस को हार्ड करना। So it is the process of heating mild steel containing 1% aluminum in the atmosphere of ammonia at 550 to 600 degrees Celsius. It is the process of heating mild steel containing 1% of aluminum in an atmosphere of ammonia at 550 to 600 degrees Celsius. Both iron and aluminum reacts with nitrogen. Both iron and aluminum reacts with nitrogen to form nitride. ठीक है। और जो नाइट्राइड फॉर्म होता है उसकी वजह से विच प्रोड्यूसेस अ कॉम्पैक्ट एंड अ हार्ड सरफेस, उस सरफेस हार्डनिंग के लिए चीज वर्कआउट करती है। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो बेसिकली कॉपर के डिफरेंट अलॉयज मैंने बताया आपको। इसके बाद आपको नेक्स्ट केस में बताया मैंने आयरन के डिफरेंट अलॉयज, फिर उनमें जो जो डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद लास्ट में बस एक चीज़ और फॉलो करनी है, दैट इज यूजेस। लास्ट में देखो यूजेस पे क्वेश्चन आता है क्योंकि लर्न करने वाला क्वेश्चन है जो मोस्टली इट इज आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, इसलिए मैंने वही पैराग्राफ कॉपी किया, उसमें हाईलाइट करते हुए चलना है। देखो सबसे पहले एल्यूमिनियम के यूजेस देख लो। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स जो है वो आपको पता है रैपर्स की तरह यूज होते हैं चॉकलेट्स के केस में। ठीक है। जो उसकी फाइन डस्ट होती है वो पेंट्स एंड लैक्विसेस में यूज होती है। ठीक है। इसके बाद अभी आपको बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज में एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस यूज करते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स की तरह यूज होते हैं, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम वायरिंग आती है। ठीक है। और जो अलॉय एल्यूमिनियम होते हैं वो नॉर्मली लाइट एंड वेरी यूज लाइट होने की वजह से बहुत यूजफुल होते हैं। दूसरा मेटल जो हमें फॉलो करना है दैट इज कॉपर। कॉपर का प्राइमरी यूज होता है वायर बनाने का काम आता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद स्टीम पाइप एंड वाटर पाइप बनाने में यूज होते हैं। इसके बाद इसके अलॉयज मैंने आपको पहले ही बताया, वो ध्यान से याद करना है, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड कोइनेज मेट अलॉय। ठीक है। तीन अलॉय इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए, ये बाकी लिस्ट मैंने आपको शुरुआत में पहले ही बताई हुई। कॉपर के अलॉयज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पोर्शन डी ब्लॉक में भी है, तो यहाँ साथ साथ बताते चल रहा हूँ। इसका तीसरा सब्सटेंस जो हमें पकड़ना है दैट इज जिंक। जिंक का प्राइमरी यूज होता है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइम पे बताया था। बाकी इसके भी अलॉय जो है वो देख लो फिर से वही ब्रास कॉपर के साथ। इसके बाद जर्मन सिल्वर बताया, इसमें सिल्वर नहीं होता, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जिंक डस्ट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको सिल्वर की मेटलर्जी में, गोल्ड की मेटलर्जी में बताया वो। और ये डाई स्टफ एंड पेंट्स में भी यूज़ होता है। इसके बाद तीसरा चौथा मेटल जो मैंने बताया दैट इज़ कास्ट आयरन, या आयरन के बारे में बताया, तो भी आयरन के सारे केस पहले ही बता दिया आपको। एक बार ध्यान से देख लो। कास्ट आयरन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन इज यूज फॉर कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर्स, गटर पाइप्स, टॉयज एटसेट्रा। ये इसके सबसे पहले कॉमन यूजेस हो गए। मेंस के पेपर के लिए भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉड आयरन एंड स्टील। रॉड आयरन इज यूज फॉर मेकिंग एंकर्स, वायर्स। तो अब ये रॉड आयरन का यूज मार्क कर लो। रॉड आयरन आपको पहले ही बताया मैलिएबल आयरन है। तो एंकर्स, वायर्स, बोल्ट, चेन, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, इम्प्लीमेंट्स एटसेट्रा। इसके बाद स्टील के केस में मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील बताए। और स्टील के केस में निकल स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। निकल स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन पार्ट्स, पेंडुलम मेजरिंग टेप्स, है ना। क्रोम स्टील फॉर कटिंग टूल्स। ये सब अलग अलग पार्ट ठीक से लर्न करने हैं। दैन क्रोम स्टील फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन्स। और लास्ट में स्टेनलेस स्टील देख लो। स्टेनलेस स्टील फॉर साइकिल, ऑटोमोबाइल यूटेंसिल्स, पेन्स एटसेट्रा। ये आपके स्टेनलेस स्टील के यूजेस हो गए। तो यूजेस पे क्वेश्चन आता है जेई मेंस के केस में स्पेशली। तो सारे मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर का अलॉय, जिंक, जिंक के अलॉय जो कॉपर के साथ है स्पेशली वो, फिर आयरन, आयरन के बाद स्टील, स्टील के डिफरेंट फॉर्म्स एंड देयर यूजेस। इतना पोर्शन आपका जेई मेंस प्लस एडवांस के केस में कॉमन है।